21st सेंचुरी के जाने माने जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉर्ज फ्राइडमैन का कहना है कि 21st सेंचुरी एक एरा ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर है। इस आइडियोलॉजिकल वॉर के फुटप्रिंट्स हमें सिनेमा में भी नजर आने लगे हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि सिनेमा का रोल इस सोसाइटी पे क्या है और किस तरह से सिनेमा एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर का टूल बन चुका है। तो मैं हूं रजत और आपका वेलकम करता हूं भारत एंड बॉर्डर्स पे। तो इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि सिनेमा किस तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में प्ले करता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि सिनेमा का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है। इस चीज को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिसमें से पहला एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि सिनेमा का रोल डिप्लोमेसी में क्या पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। सिंस इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 से लेके आज तक हम लोग अगर अपना कोई क्लोजेस्ट अलाय देखते हैं तो उसे हम रशिया कहते हैं। तो अगर हम लोग सोचें कि इंडिया और रशिया के बीच के ये अच्छे रिलेशन के पीछे किसका हाथ है, तो मैक्सिमम लोग नेहरू जी का नाम लेंगे, जो कि कई हद तक सही भी है। मगर मैं यहाँ पे एक और नाम लेना पसंद करूंगा। जी हाँ, राज कपूर, एक एक्टर। आप में से कई लोगों ने अब तक समझ लिया होगा कि ये इंसैनिटी की बात है कि एक एक्टर एक बॉलीवुड का जियो पॉलिटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड, स्पेसिफिकली इंडियन सिनेमा, जियो पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करता है सॉफ्ट पावर के रूप में। 7 जून 1955 में जब पहली बार नेहरू जी रशिया गए थे अपने दौरे के लिए, तो उनका स्वागत खुले हाथों के साथ हुआ था। सड़कों पे भीड़ उमड़ी थी और लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। इसके पीछे अगर किसी एक आदमी का हाथ था तो वो थे राज कपूर। उसी समय श्री 420 नाम की एक पिक्चर आई थी जिसमें ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इस गाने ने इंडिया और रशिया के लोगों के बीच में जो दरारें थी उनको कम किया। और सोशलिस्ट थीम जो इस मूवी का मेन आइडिया था, उसने इस दो देशों के लोगों को नजदीक लाने में मदद की, जिसकी वजह से जब नेहरू जी गए तो उसका फायदा उन्हें मिला। सेम चीज हमें अफगानिस्तान में भी देखने को मिली। जब खुदा गवाह नाम की पिक्चर आई तब अमिताभ बच्चन का क्रेज पूरे अफगानिस्तान में फैल गया। और सिनेमा का रोल सिर्फ सोसाइटी में डिप्लोमेसी को ही कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स। अब जब भी मूवीज देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक प्रोटैगनिस्ट जिसके हाथ में सिगरेट या सिगार है, वो ऐसी बात बोल रहा है जो कि बहुत ही डीप और इंटेंस है। इस इंटेंसिटी वाले फेज को लाने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं वो डेलिबरेटली सिगरेट्स या फिर सिगार्स को इंसर्ट करते हैं उन सीन्स में। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट एडोलसेंट ऑडियंस पे पड़ता है। वो सिगरेट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यही चीज IJHSR की रिपोर्ट भी पिन पॉइंट करती है, जो साफ कहती है कि मूवीज का एक पावरफुल इन्फ्लुएंस एडोलसेंट ऑडियंस पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग सिगरेट्स को नॉर्मलाइज करते हैं और सूनर और लेटर स्मोक करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिगरेट्स ने सिनेमा के थ्रू सिर्फ एडोलसेंट ग्रुप्स को नहीं बल्कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी हाईजैक किया। 1960s से 70s के बीच निकले हजारों पोस्टर्स इस चीज को स्पेसिफिकली कहा करते थे कि इफ ही कैन स्मोक्स आई कैन ऑल्सो। तो यहां पे हमें पता लगता है कि किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर सिनेमा का एक डीप इन्फ्लुएंस होता है। और सिनेमा का ये डीप इन्फ्लुएंस हमें नाजी जर्मनी में भी देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने सिनेमा को अपना एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाया, जिसके थ्रू उसने अपने आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। जहां ज्यूज की नाक लंबी दिखाना या उन्हें लालची दिखाना या फिर उनके जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको डेमोनिक दिखाना, ये सभी चीजें हमें नाजी जर्मनी में देखने को मिली। और ऐसा ही पैटर्न हमें बॉलीवुड में भी देखने को मिला। आइए एक गेम खेलते हैं। इंडिया की वो पहली कौन सी मूवी थी जिसे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था? आंसर है मदर इंडिया। मगर हाल में जो मदर इंडिया के अराउंड डिस्कशन है वो ऑस्कर्स से रिलेटेड नहीं, वो किसी और रीजन से है। वो इसी सिनेमा के प्रोपेगेंडा के रिलेटेड रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप मदर इंडिया मूवी देखें तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुखी लाला। वो बहुत ही लालची और क्रूर है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है और उसकी नीचता दिखाने के लिए बॉलीवुड ने सोचे क्या डिपिक्ट किया है उसे। उसकी एक शिखा है, उसके माथे पे चंदन का तिलक है और वो धोती पहनता है। जी हाँ, और देवी की पूजा करने के अगले ही सेकंड जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं उनको वो रेप करने की कोशिश भी करता है।
हाँ राधा जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। अब अगर आप सुखी लाला को देखें और जो नाजीज जूस को डिपिक्ट किया करते थे, दोनों में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा। जहां नाजीज जूस को गलत और घटिया दिखाने के लिए उनके रिलीजियस सिंबल्स को यूज किया करते थे, सेम चीज बॉलीवुड ने सुखी लाला के थ्रू हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की। और यही नहीं, आज हमारे फेवरेट संजू बाबा की अगर आप पिक्चर वास्तव देखे हैं तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि किस तरह से थ्रू आउट द टाइम जब वो सही थे उन्होंने कोई रिलीजियस सिंबल नहीं पहना था, मगर जैसे ही वो क्राइम के पाथ पे चलने लगे उनका लंबा सा टीका पता नहीं कहां से अपेयर हो गया। यही नहीं, जब वो शराब पीते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में ओम या फिर रिलीजियस हिम्स, और स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजियस हिम्स जो हैं, हिंदुओं के जो श्लोक हैं वो बज रहे हैं। इसका डिपिक्शन क्या है और क्या नहीं, यह आपका विवेक ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। बॉलीवुड की इन्हीं हरकतों को देखते हुए IIM के एक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसकी रिपोर्ट आपके होश फाख्ता कर देंगे। इस रिसर्च का रिजल्ट जो आया वो इस तरह से था कि 58% जो करप्ट पॉलिटिशियन होते थे इन फिल्मों में वो हिंदू हुआ करते थे, और वो भी ब्राह्मण। 62% जो करप्ट बिजनेसमैन होते थे वो या तो हिंदू वैश्य कम्युनिटी से आते थे, और यही नहीं, इन मूवीज के 78% जो लूज कैरेक्टर वुमेन होती थी उन्हें क्रिश्चियन की तरह डिपिक्ट किया जाता था। वहीं 74% जो सिख होते थे उन्हें या तो बेवकूफ दिखाया जाता था या सिर्फ मजाक का पात्र दिखाया जाता था। और कमाल की बात यह है कि 84% जो मुस्लिम कैरेक्टर्स होते थे उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली रिलीजियस दिखाया जाता था और काफी ऑनेस्ट दिखाया जाता था। और अगर किसी मूवी में उन्हें क्रिमिनल दिखाया भी गया है तो वो इस तरह से डिपिक्ट किया जाता था कि मानो उनके ऊपर सिर्फ जुल्म हुआ है और उस जुल्म का बदला लेने के लिए वो क्रिमिनल पाथ पे आए हैं। और इसी तरीके से उन्होंने माफिया को भी ग्लोरीफाई किया, जैसे शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा। आइए समझते हैं कि आखिर बॉलीवुड में इस तरह से प्रोपेगेंडा मूवीज क्यों बना करती थी या बनती हैं। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो यहां से चलता है कि जब से हमें आजादी मिली तब से ही बॉलीवुड पे लेफ्टिस्ट मीडिया का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेफ्टिस्ट राइटर अपने हिसाब से स्टोरी लाइन लिखा करते थे और उस हिसाब से ही मूवीज बना करती थी। वो मूवीज इस तरह से बनती थी ताकि उनकी आइडिया ज्यादा मासेस तक पहुंच सके। लेटेस्ट आइडिया यही है कि किसी तरीके से सोसाइटी को उसके सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से कट किया जाए, और इसीलिए मूवीज में यह भी दिखाया जाता था कि कश्मीर, जिसकी आइडेंटिटी ऋषि कश्यप से शुरू होती है, उसे मुगलों ने बसाया। अच्छा, एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। हालांकि हाल में रिलीज हुई बॉलीवुड की मूवीज ने इन लेफ्टिस्ट राइटर्स के पेट में दर्द दे दिया है, जैसे कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीर में हुए हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड को बहुत ऑनेस्टली डिपिक्ट किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ केरला फाइल्स जो लव जिहाद जैसे कॉम्प्लेक्स इशू को भी सोसाइटी के सामने रखने से पीछे नहीं हट रहा। और हाल में रिलीज हुई धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और उसके वजह से जो लेफ्टिस्ट मीडिया में डर का माहौल है, वो डर मुझे अच्छा लग रहा है। जिस तरह से थ्रू आउट द टाइम पाकिस्तान को बॉलीवुड ग्लोरीफाई करके दिखाया करता था, फाइनली कुछ मूवीज अब आने लगी हैं जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही हैं। एंड आई विश इस आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडिया जीते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने व्यूज को कमेंट जरूर करें।